नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे पीजीटी टीजीटी की जो परीक्षा आपकी आगामी समय में होने वाली है, उसके लिए हम जो पुनीत राय की पुस्तक पढ़ रहे हैं उसका यह अगला भाग है। और हम साथियों पाश्चात्य काव्यशास्त्र को पढ़ रहे हैं, और पाश्चात्य काव्यशास्त्र में आज है आपकी दूसरी क्लास है। क्लास नंबर आपकी ये सेकंड है। तो चलिएगा देखते हैं, उससे आगे ही पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ेंगे अब। तो देखिएगा, आपका पहला बिंदु है टीएस इलियट का जन्म सेंट लुई अमेरिका में 1888 ईस्वी में हुआ। बाद में लंदन में बस गए। उसके बाद 1948 में इलियट की साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। कब मिला ये? 1948 में इलियट को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। किस आलोचक ने अपनी आलोचना को निजी काव्य कर्मशाला का उपजात या काव्य निर्माण के प्रसंग में अपने चिंतन का विस्तार कहा? इलियट। किस आलोचक का मत है कि कार्यत्री और भावयत्री प्रतिभाएं परस्पर पूरक हैं, अतः आलोचक और सर्जक प्रायः एक ही व्यक्ति होना चाहिए? इलियट। यह इलियट का कथन है। रुचि परिष्कार को आलोचना का अन्यतम प्रयोजन किस आलोचक ने माना है? इलियट ने। द वेस्टलैंड के लेखक हैं इलियट। ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट नामक प्रसिद्ध लेख के रचयिता कौन है? साथियों, इलियट हैं। चलिए देखते हैं अगला बिंदु। ट्रेडिशनल एंड द इंडिविजुअल टैलेंट नामक प्रसिद्ध लेख इलियट के किस ग्रंथ में संग्रहित है? द सीक्रेट वुड। सच्ची आलोचना का तथा सूक्ष्म परिशंसा का लक्ष्य कवि नहीं बल्कि काव्य है। सच्ची आलोचना तथा सूक्ष्म परिशंसा का लक्ष्य कवि नहीं बल्कि काव्य है। यह कथन किस आलोचक का है? तो इलियट का है। सांस की तरह आलोचना अनिवार्य तथा नैसर्गिक क्रिया है, कथन किसका है? इलियट का। कलाकार जितना उत्कृष्ट होगा उसमें अनुभविता, भोक्ता और शिष्टा का अंतर उतना ही स्पष्ट होगा, यह कथन भी इलियट का है। अब देखते हैं इलियट का अगला कथन है यहाँ। कलाकृति के आस्वादन से उत्पन्न अनुभूति किसी भी अन्य साधन से उत्पन्न अनुभूति में भिन्न कोटि की होती है, अर्थात कलाजन्य अनुभूति तथा अकलाजन्य अनुभूति में भेद होता है। यह मत किसका है साथियों? इलियट का। किस आलोचक के अनुसार काव्य अनुभूति तथा अन्य अनुभूतियों में कोई भेद नहीं होता? रिचर्ड्स। काव्य भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से मुक्ति है। वह व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से मुक्ति है। किंतु निश्चय ही जिनमें व्यक्तित्व और भाव है वे ही जान सकते हैं कि उनसे मुक्ति की आकांक्षा का अर्थ क्या होता है। यह कथन भी इलियट का है। आलोचना का मूल तत्व है अच्छी कविता के चयन की और बुरी कविता के त्याग की क्षमता, कथन किसका है? इलियट का। आलोचना का महान और शाश्वत कार्य है अतीत के कवियों में प्राण संचार करना, कथन किसका है? इलियट का। आलोचक का कर्तव्य है परंपरा कायम रखना, साहित्य को स्थिर और अखंड रूप में देखना, अर्थात उसे काल द्वारा नियंत्रित रूप में न देखकर कालातीत रूप में देखना, यह कथन भी इलियट का है। आलोचना की दो सैद्धांतिक सीमाएं हैं, एक तो यह है कि काव्य क्या है और दूसरा यह है कि क्या यह अच्छी कविता है। यह कथन भी आपका इलियट का है। चलिए देखते हैं अगला कथन। द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म नामक लेखों के रचयिता हैं इलियट। इलियट ने आलोचना के दो उद्देश्य माने हैं, कलाकृतियों का विशदन, रुचि का परिष्कार। बाद में 1956 में लिखित द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म नामक लेख में इन दो उद्देश्यों के बदले दो अन्य उद्देश्य प्रस्तुत किए, साहित्य का बोध और आस्वाद। महत्वपूर्ण आलोचक वह व्यक्ति है जो कला की वर्तमान समस्याओं में निमग्न होते हुए भी उन समस्याओं पर अतीत की मान्यताओं की प्रासंगिकता प्रदर्शित करना चाहता है, कथन है इलियट का। इलियट ने आलोचना के उद्देश्यों की सिद्धि के लिए दो साधन माने हैं, तुलना और विश्लेषण। निर्वैयक्तिकता तथा वस्तुनिष्ठ समीकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इलियट ने किया। संवेदनशीलता के असाहचर्य सिद्धांत के प्रवर्तक इलियट हैं। संवेदनशीलता के असाहचर्य
असाहचर्य के सिद्धांत के लिए इलियट फ्रांसीसी कवि आलोचक रेमी द गुमो के आभारी हैं। अंतर यह है कि गुरुमो ने केवल एक व्यक्ति लागोर्फ के संदर्भ में संवेदनशीलता के असाहचर्य की बात कही थी, पर इलियट ने अंग्रेजी साहित्य के विशाल परिदृश्य के संदर्भ में इसका प्रयोग किया है। इलियट के अनुसार महान कवि और काव्य में भाव और विचार का समन्वय होना चाहिए। भाव और विचार का असाहचर्य ही संवेदनशीलता का असाहचर्य है। काव्य श्रेष्ठ मनोरंजन है, कथन किसका है? इलियट का। काव्य श्रेष्ठ मनोरंजन है, यह कथन इलियट का है। चलिए देखते हैं अगला कथन है। किस आलोचक ने अपने को साहित्य में अभिजात्यवादी, राजनीति में राजभक्त और धर्म में एंग्लो कैथोलिक घोषित किया? तो यह इलियट ने। चलिए देखते हैं अगला कथन। रिचर्ड्स का जन्म इंग्लैंड में, बाद में अमेरिका की नागरिकता ग्रहण की। द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स 1922 नामक ग्रंथ में रिचर्ड्स के साथ अन्य दो सहलेखक कौन कौन थे? तो सी के ऑगडेन, जेम्स वुड। द मीनिंग ऑफ मीनिंग नामक ग्रंथ में रिचर्ड्स के सहयोगी लेखक थे सी के ऑगडेन। मेरे विचार में आलोचक अनुभूतियों के पृथक्करण तथा मूल्यांकन का प्रयास है, कथन है रिचर्ड्स का। किस आलोचक ने आलोचना को मनोविज्ञान की शाखा कहा है? रिचर्ड्स ने। मूल्य सिद्धांत तथा संप्रेषण सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो रिचर्ड्स ने। विभिन्न जटिल रूपों में भावना और इच्छा की संतुष्टि की क्षमता मूल्य है, कथन है रिचर्ड्स का। अगला कथन है। नैतिकता सिर्फ दुनियादारी है और आचार संहिता इष्ट सिद्धि की सामान्यतम व्यवस्था की अभिव्यक्ति है, कथन किसका है? रिचर्ड्स का। आवेगों के प्रकार सजातीय तथा विजातीय के आधार पर रिचर्ड्स ने काव्य के कितने भेद माने? दो, अपवर्जी और अंतर्वेशी। रिचर्ड्स ने आलोचना के दो भेद माने हैं, आलोचनात्मक और प्राविधिक। रिचर्ड्स के अनुसार आलोचना के दो आधार स्तंभ हैं, मूल्य का लेखा और संप्रेषण का लेखा। अब देखिएगा, संप्रेषण का अर्थ ना तो अनुभूति का यथावत हूबहू अंतरण है और ना तो व्यक्तियों के बीच अनुभूति का तादात्म्य, बल्कि कुछ अवस्थाओं में विभिन्न मनों की अनुभूतियों की अत्यंत समानता की संप्रेषण है, कथन किसका है? रिचर्ड्स का। रिचर्ड्स के अनुसार संप्रेषण अचेतन प्रक्रिया है तथा कलाकार की अनुभूति और कलाकृति में जितना संवाद मेल होगा उसी के अनुपात में उसकी संप्रेषण क्षमता होगी। रिचर्ड्स ने भाषा के कितने रूप माने हैं? तो दो माने हैं, वैज्ञानिक और रागात्मक। रिचर्ड्स के अनुसार आलोचना का चरम लक्ष्य संप्रेषण है। किस आलोचक ने सृष्टा कलाकार के मनोविज्ञान को अध्ययन का निष्फल बंजर क्षेत्र कहा? रिचर्ड्स। रिचर्ड्स और इलियट में एक प्रमुख अंतर यह है कि रिचर्ड्स ने काव्य पर भावक सहृदय की दृष्टि में विचार किया है, जबकि इलियट ने काव्य की मीमांसा मूलतः सृष्टा कलाकार की दृष्टि के किया है। रिचर्ड्स का मूल्य मीमांसा व्यक्तिनिष्ठ है या समाजनिष्ठ? तो व्यक्तिनिष्ठ। रिचर्ड्स ने आलोचना का आधार स्तंभ किसे माना है? मूल्य और संप्रेषण को। रिचर्ड्स के अनुसार काव्य का एकमात्र प्रयोजन आवेगों की संतुष्टि के द्वारा संतुलित विश्रांति की उपलब्धि है। स्वच्छंदतावाद की विशेषता, स्वतंत्रता, मुक्ति की आकांक्षा, कल्पना और संवेग की महत्ता, व्यक्तिकता, प्रकृति और उन्मुखता। इन डिफेंस ऑफ पोएजी नामक ग्रंथ के लेखक शेली हैं। निगेटिव कैपेबिलिटी, निषेधात्मक क्षमता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो कीट्स ने। उत्तर आधुनिकता का प्रचलन कब से हुआ? तो 20वीं सदी के 7वें और 8वें दशक से। आधुनिकतावाद की विशेषताएं, तो आधुनिकतावाद की विशेषताएं क्या है? इतिहास और परंपरा से विच्छेद, गहन स्वात्म चेतना, तटस्थता और अप्रतिबद्धता, व्यक्ति स्वातंत्र्य, रूप और प्रयोग, अपने आप में बंद दुनिया और अपारदर्शी भाषा। अगला अपना तथ्य है कि न्यू क्रिटिसिज्म 1941 नामक ग्रंथ के लेखक रैनसम। नई समीक्षा के प्रमुख आलोचक रैनसम, ब्रुक्स, रॉबर्ट पेन वॉरेन और ब्लैकमर। प्राकृतवाद के प्रवर्तक कौन हैं? जोला। हिंदी में प्रमुख प्राकृतवादी लेखक हैं
पांडे, बेचैन, शर्मा उग्र और ऋषभ चरण जैन। आंदोलन के रूप में प्रतीकवाद का प्रारंभ कब से हुआ? तो 1886 ईस्वी में फ्रांस से। मिथ और प्रतीक में प्रमुख अंतर है। मिथ में कथा तत्व होता है, प्रतीक में नहीं। फैंटेसी मनोविज्ञान का शब्द है। इसका संबंध स्वप्न और अवचेतन मन में घटित होने वाली घटनाओं की विघटित और बेतरतीब बिंबावलियों से है। हिंदी के किस कवि में फैंटेसी का प्राचुर्य है? तो मुक्तिबोध। और बिंब क्या है? किसी भाव, विचार, वस्तु, घटना आदि का इंद्रिय संवेद काल्पनिक शब्द और शब्दबद्ध समूर्तन। बिंब क्या है? किसी भाव, विचार, वस्तु, घटना आदि का इंद्रिय संवेद्य काल्पनिक शब्दबद्ध समूर्तन। अब देखते हैं आपका अगला कथन। सन 1908 में हुल्मे और फ्लिंट ने बिंबवाद पर एक घोषणा पत्र प्रकाशित किया। आचार्य शुक्ल ने फ्लिंट को ही इसका प्रवर्तक माना। 1912 से 17 तक लंदन और अमेरिका में बिंबवाद का एक आंदोलन चला। इसके अगुआ थे एजरा पाउंड। हिंदी समीक्षा में बिंब शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य शुक्ल ने अपने एक निबंध भाव या मनोविकार 1915 में किया। अंग्रेजी शब्द मिथ को हिंदी में मिथक कहा जाता है। मिथक के अतिरिक्त इस शब्द के लिए दंत कथा, पुरावृत्त, धर्मगाथा, पुराकथा, पुराख्यान आदि शब्दों का भी प्रयोग होता है। मिथ यूनानी शब्द माइथेस से विकसित हुआ है, जिसका अर्थ है अतकर्य आख्यान। मिथक को आदिम मनुष्य की दमित यौन भावनाओं का प्रतीक मूलक व्यक्तिकरण किसने कहा? फ्रायड ने। अगला कथन देखते हैं। मिथक को प्रजातीय सामूहिक अवचेतन का आदिम बिंब किसने कहा है? तो युंग ने। मिथक को विशुद्ध मानसिक रूपात्मक क्रिया किसने कहा है? तो लेवी स्ट्रोस ने। किस विद्वान ने मिथक की उत्पत्ति भाषा से माना है तथा मिथक को भाषा का रूप कहा है? मैक्स मूलर। मिथकीय समीक्षा के प्रवर्तक माने जाते हैं नॉर्थअप फ्राई। हिंदी में आलोचनात्मक आख्या के रूप में यथार्थवाद के पहले प्रयोक्ता हैं प्रेमचंद। यथार्थवाद और आदर्शवाद सन 1937 नामक लेख किसका है? जयशंकर प्रसाद। प्रसाद ने हिंदी में यथार्थवाद का जनक किसे माना? भारतेंद्र हरिश्चंद्र को। प्रमुख सिद्धांत एवं प्रवर्तक। प्रत्ययवाद प्लेटो का है। अनुकृति एवं विरेचन त्रासदी अरस्तु का है। उदात्त सिद्धांत लोंगिनुस का है। संप्रेषण एवं मूल्य सिद्धांत रिचर्ड्स का है। वस्तुनिष्ठ समीकरण इलियट का है। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत इलियट का है। संवेदनशीलता का असाहचर्य इलियट का है। अव्यंजनावाद क्रोचे। परंपरा की परिकल्पना एवं व्यक्ति प्रज्ञा का सिद्धांत इलियट का है। कल्पना सिद्धांत कोलरिज। द्वंद्ववाद हीगेल। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कार्ल मार्क्स। महान यथार्थवाद जॉर्ज लुकाच। मिथकीय समीक्षा नॉर्थअप फ्राई। स्वच्छंदतावाद वर्ड्सवर्थ। प्रमुख सिद्धांत प्रवर्तक अंतर्विरोध क्लींच ब्रुक्स। विखंडन जॉक देरिदा। विडंबना और विसंगति क्लींट ब्रुक्स। विरोधाभास आयरनी रॉबर्ट पेन वारेन। साहित्य का समाजशास्त्र इपालीतेन और अजनबीपन मार्क्स। किसके मतानुसार भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच की खाई ही अजनबियत है? फिक्टे। मनुष्य की कालिक स्थिति और प्रकृति के दुराव को अजनबीपन किसने कहा? सिलर। प्लेटो के अनुसार परम सत्य है प्रत्यय। प्रमुख मार्क्सवादी समीक्षक लुकाच, ब्लॉक, बेंजामिन गोल्डमन, एडॉर्ने। प्रमुख बिंबवादी लेखक एजरा पाउंड, लोवेल, डलिटल, डी.एच. लॉरेंस और रिचर्ड एलिंगटन। प्रमुख प्रतीकवादी बौदलेयर, मेलार्मे, रेवो। अजनबीपन को आधुनिक सभ्यता का अनिवार्य फल किसने माना है? तो मार्कुजे। नई समीक्षा के प्रमुख आलोचक रैनसम ब्रुक्स, रॉबर्ट पेन वारेन एवं ब्लैकमर। प्रमुख अस्तित्ववादी जास्पर्स, हाइडेगार, सार्त्र, कीरकेगार्ड, पास्कल, नीत्शे, काफ्का, कामू।
अस्तित्ववाद के प्रवर्तक माने जाते हैं सोरेन, कीर्केगाड और पास्कल। ग्रामेटोलॉजी नामक ग्रंथ के रचयिता हैं जॉन देरिदा। अनुकरण सत्य से तिगुना दूर है मत किसका है? प्लेटो का। कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है मत किसका है? कॉलरिज। काव्य भाषा के रूप में ग्रामीण भाषा के पक्षधर थे वर्ड्सवर्थ। काव्य जीवन की आलोचना है कथन है मैथ्यू अर्नोल्ड। क्रोचे के अव्यंजना सिद्धांत को किस भारतीय आचार्य के सिद्धांत से जोड़ा जाता है? तो कुंतक के वक्रोक्ति सिद्धांत से। क्रोचे के अव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने। कविता कवि व्यक्तित्व की अव्यक्ति नहीं व्यक्तित्व से पलायन है कथन किसका है? इलियट। नई समीक्षा में तनाव शब्द के प्रवर्तक हैं एलन टेट। एम्बिग्विटी अनेकार्थता नई समीक्षा से में इस शब्द के प्रवर्तक हैं विलियम एम्सन। 7 टाइम्स ऑफ एम्बिग्यूटी के रचनाकार हैं विलियम एम्सन। अजनबीपन किस विचारधारा का विशेषता है? अस्तित्ववाद। अंतर्विरोध पैराडॉक्स शब्द के प्रस्तुत करता है क्लीन ब्रुक्स। विखंडन या डिकंस्ट्रक्शन शब्दावली के नई समीक्षा में प्रयोक्ता हैं जॉक देरिदा। कला अनुकृति की अनुकृति है किसका मत है? प्लेटो। अर्थमीमांसा सिद्धांत के प्रवर्तक हैं रिचर्ड्स। किस पाश्चात्य आलोचक ने काव्य के मनोवैज्ञानिक मूल्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया? रिचर्ड्स। आदिम मनुष्य की भाषा को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? मिथक। बिंब कितने प्रकार के हैं? 2, इंद्रिय बिंब और मानस बिंब। प्रतीक कितने प्रकार के हैं? 2, परंपरागत और वैयक्तिक। बिंब का प्रवर्तक कौन है? फ्लिट। कल्पना का नैतिक शक्ति किसने कहा? कल्पना को शैली ने। आचार्य शुक्ल ने। कल्पना के कितने भेद माने? 2, विधायक कल्पना और ग्राहक कल्पना। एडिशन के एसेज ऑन इमेजिनेशन का हिंदी अनुवाद कल्पना का आनंद शीर्षक से किया रामचंद्र शुक्ल ने। कल्पना को काव्य की आत्मा किसने माना है? कॉलरिज ने। यथार्थवाद का प्रवर्तक कौन है? वॉल्टेयर। पश्चिम में कला के कितने भेद माने गए? 2, ललित कला और उपयोगी कला। कला के लिए इस मत के प्रवर्तक हैं ब्रैडले। कला के लिए इस मत को मानने वाले प्रमुख विद्वान ब्रैडले, वॉल्टर पेनहिलर और ऑस्कर वाइल्ड। किन पाश्चात्य विद्वानों ने लोक मंगल को काव्य हेतु माना है? प्लेटो, रस्किन और टॉल्स्टॉय। आनंद को काव्य प्रयोजन किसने माना है? सिलर और शैली। अपने आप को किसने प्रौढ़तावादी माना है? इलियट। पाश्चात्य देशों में साहित्य को क्या कहा गया? कला। अब देखिएगा, काव्य जीवन का प्रतिबिंब है जो इसके नित्य सत्य में अव्यक्त रहता है कथन है शैली। किस विद्वान ने त्रासदी का सर्वप्रथम गंभीर और सर्वांगीण विवेचन किया? अरस्तु ने। कल्पना को हृषोन्मुख भावना किसने कहा? हॉब्स ने। जब कोई पदार्थ किसी भाव या विचार का स्वीकृत उपलक्षण या संकेत बन जाता है तो वह कहलाता है प्रतीक। बिंब का एक भेद प्रत्यक्ष बिंब किस दृष्टि से विभाजित है? अव्यंजना। केवल वे ही बिंब काव्यात्मकता से युक्त माने जा सकते हैं जो कि भावात्मक हों कथन किसका है? कॉलरिज। प्रतीकों के वर्गीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सफल प्रयास किसने किया? अर्वन। साहित्य में यथार्थवाद के उदय का मूल कारण है साहित्य में अति कल्पना का विरोध। यथार्थवादी विचारधारा का जन्म किस शताब्दी में हुआ? 19वीं शताब्दी। पागल, प्रेमी और कवि तीनों कल्पना से ओतप्रोत रहते हैं कथन किसका है? शेक्सपियर। प्रतीक अह की कारा से अहम की कारा से निकलने के द्वारा है कथन किसका है? बोरिस पेस्तरनाक। आदि बिंब की चर्चा किसने की है? युंग ने। अभिव्यंजना की दृष्टि से बिंब कितने भेद हैं? 2, प्रत्यक्ष और अलंकृत। बिंब का प्रमुख कार्य है संप्रेषणीयता। काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानव छवि है जिसके मूल में भाव की प्रेरणा रहती है कथन है डॉक्टर नगेंद्र। स्वच्छंदतावाद का जन्म कब हुआ? 18वीं सदी के अंतिम दशक और 19वीं सदी के आरंभ में। प्रकृति की ओर वापस लौटो का नारा किसने दिया? रूसो ने। स्वच्छंदतावाद की प्रमुख विशेषताएं विद्रोह की प्रवृत्ति, कृत्रिमता की मुक्ति, मध्ययुग की प्रत्यावर्तन, कल्पना का प्राधान्य, अद्भुत तत्व, व्यक्तिवाद, सौंदर्यमयी दृष्टि और इंद्रियता।
प्रकृति प्रेम। प्रमुख स्वच्छंदतावादी कवि कॉलरेज, वर्ड्सवर्थ, शैली और कीट्स। कॉलिसिज्म का हिंदी रूपांतर श्रेण्यवाद किसने किया? नलिन बिलोचन शर्मा। कल्पना की ऊंची से ऊंची उड़ानों में भी कुछ बंधन, कुछ संयम रहता है। अभिजात्यवादी कवि मनुष्य को उस समीपता को, उसकी इस सीमा को कभी भूलता नहीं, वह जानता है धरती से उसका अटूट नाता है। कथन है ह्यूम का। यूरोप में साहित्य तथा कला विवेचन की दृष्टि से अंधकार युग कहलाता है। 5वीं सदी से 14वीं शताब्दी तक का युग। नव्य अभिजात्यवाद का उत्थान कहाँ हुआ? फ्रांस, 17वीं शताब्दी। इंग्लैंड के प्रमुख नव्य अभिजात्यवादी आलोचक हैं बेन जॉनसन, 1573 से 1637, जॉन ड्राइडन 1631 से 1700, अलेक्जेंडर पोप 1688 से 1744, सैमुअल जॉनसन 1740 से 95, एसे ऑन क्रिटिसिज्म 1711 से के रचयिता अलेक्जेंडर पोप, एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी 1668 ईस्वी के रचयिता हैं ड्राइडन। इंग्लैंड में नव्य अभिजात्यवाद का दौर है 17वीं से 18वीं सदी। नव्य अभिजात्यवाद का पुनः उदय कब हुआ? फ्रांस में 19वीं सदी के अंत में, इंग्लैंड तथा अमेरिका में 20वीं सदी के आरंभ में। प्रमुख नव्य अभिजात्यवादी मैथ्यू अर्नोल्ड, इरविंग बेविड, टी.एस. इलियट, ह्यूम। 20वीं सदी में किस आलोचक ने अभिजात्यवाद को दार्शनिक आधार दिया? ह्यूम। रूसो के अनुसार रोमांटिसिज्म में मनुष्य को संभावनाओं का अनंत कोष माना गया, जबकि क्लासिकी दृष्टि में मनुष्य वस्तुतः सीमित है और परंपरा तथा नियमों के अनुशासन द्वारा मूल्यवान उपलब्धि करता है। कथन है ह्यूम का। अभिजात्यवाद और नव अभिजात्यवाद के प्रमुख अंतर। नव अभिजात्य में परंपरा के अनुसरण के बजाय मूल्यों और आदर्शों के अनुसरण को प्राथमिकता दी गई। एक स्पष्ट प्रवृत्ति के रूप में अभिजात्यवाद क्लासिसिज्म की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? होरेस, आपका 65 ईसा पूर्व। क्लासिक्स लैटिन शब्द है जिसका प्रयोग रोम में करदाताओं के सर्वोच्च वर्ग के लिए किया जाता था। क्लासिसिज्म के लिए हिंदी में शब्द प्रयुक्त हुआ अभिजात्यवाद, शास्त्रवाद, श्रेयवाद। अभिजात्यवाद के बीज सर्वप्रथम किसके काव्य चिंतन में मिलता है? प्लेटो। अभिजात्यवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां देखिएगा। प्राचीन साहित्य परंपरा का अनुकरण, मर्यादा, औदात्य, आत्मा की गरिमा, स्वच्छता तथा प्रशांति पर बल, कला को वस्तुनिष्ठ मानना, भाव वेग के स्थान पर भाव संयम और भाव व्यवस्था पर बल, सार्वभौमिकता एवं निर्वैयक्तिकता, परंपरानुगतिकता या की दिशा में उन्मुखता। रोमांटिसिज्म स्वच्छंदतावाद को परंपरावादी कला के विरुद्ध नवोन्मेषकारी सौंदर्य शास्त्री सिद्धांत किसने कहा? एमिल लेगुई तथा लुई कैजामिया ने। अगला देखते हैं बिंदु। रोमांटिसिज्म शब्द का पारिभाषिक तौर पर सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ? 1669 ईस्वी में फ्रांस में। रोमांटिसिज्म का क्लासिसिज्म की विपरीत प्रवृत्ति के रूप में अर्थ निर्धारण किसने किया? स्लेगल ने। नई समीक्षा के जनक माने जाते हैं टी.एस. एलियट। द प्रॉब्लम ऑफ स्टाइल के रचयिता हैं मिडलटन मरे। रिवैल्यूएशंस 1936 नामक ग्रंथ के रचयिता हैं F.R. लीविस। आंग्ल अमरीकी साहित्य के सन 1930 से 1960 तक के समय को साहित्यिक आलोचना में क्रांति का युग किसने कहा? जॉन हॉलावे ने। नई समीक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्पिनगॉर ने सन 1910 में अपने एक लेख में किया। नई समीक्षा शब्द को पारिभाषिक शब्दावली का रूप देने का श्रेय रैनसम की 1941 प्रकाशित पुस्तक न्यू क्रिटिसिज्म को है। साहित्यालोचना की किस पद्धति में कृति को केंद्रीय स्थान दिया गया? नई समीक्षा। आलोचना में कविता के विस्तृत विश्लेषण और घनिष्ठ पाठ की परंपरा किस समीक्षा पद्धति ने कायम की? नई समीक्षा। एबीसी ऑफ रीडिंग नामक ग्रंथ के रचयिता हैं एजरा पाउंड। नई समीक्षा की प्रमुख कृतियां, महत्वपूर्ण कृतियां देखिए।
हाउ टू टीच रीडिंग आपकी FR लीविस, हाउ टू रीड ए पेज रिचर्ड्स, इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग रिचर्ड्स, सीक्रेट बुड 1920 इलियट, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924 रिचर्ड, सेवन टाइम्स ऑफ एम्बिग्यूटी एमसन, गॉड विदाउट विदाउट थंडर 1930 रैसम, रिवॉल्यूशन 1936, द कॉमन परसूट 1953 लीविस, ऑन द लिमिट्स ऑफ पोएट्री 1948 एलन टेट, द फॉरलॉर्न डेमन 1955 एलन टेट, लैंग्वेज एज जेस्चर RP ब्लैकमर, लायन एंड द हनीकॉम्ब 1956 RP ब्लैकमर, द ग्रामर ऑफ मोटिव्स केनेथ वर्क, और परमानेंस एंड चेंज केनेथ वर्क, और द फ्यूजिटिव नामक काव्य पत्रिका का संपादन किसने किया? जॉन क्रो रैंसम। तो साथियों, आज हमारा यह पाश्चात्य काव्यशास्त्र का जो वीडियो था और उससे आपके आखिरी एक तथ्यात्मक बिंदु थे, तो इनको यहाँ हम समाप्त किए। साथियों, अब हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू होगा और कल से यह हमारा वीडियो आपको मिलेगा। साथियों, वीडियो कैसी लग रही है, सेशन कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा साथियों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है साथियों, तो आप सबसे पहले टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहाँ आपको यह PDF आदि आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जिंदाबाद, जय हिंद।